अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न। टीजीटी के सिलेबस में जो 11 टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक जो है आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविज़न है। याद रखिएगा आपके जो टॉपिक्स हैं 11 टॉपिक्स हैं वो जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज में अगर मैं इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लूँ तो उसमें फर्स्ट पोर्शन जो आएगा आपके करिकुलम डेवलपमेंट, आपका टेस्ट मेजरमेंट असेसमेंट एवलुएशन, रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये जो है आपके फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे जो समझने वाले हैं और जिससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, उसके साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं लेकिन क्रेमिंग करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं और इसी तरीके से जितने भी दूसरे उसमें हैं फैक्ट्स फिगर वगैरह, वो टॉपिक सारे जो हैं इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और फैक्ट्स फिगर्स एंड क्रेमिंग करने वाली चीज़ें हैं, उसमें जस्ट समझने वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं, बस आपने उनको क्रेम करना है, याद करना है, मेमोराइज करना है चीज़ों को। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो समझने वाले तो हैं और आप क्लियर कट डिफाइन उनके एमसीक्यूज़ को वो नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा मुश्किल होता है कि आप जैसे कि हम ब्लूम टेक्सोनोमी में भी जितने एमसीक्यूज़ आ सकते थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो सब कुछ बता दिया कि ये यहाँ से एमसीक्यूज़ आते हैं और वो क्लियर कट हैं कि वहीं से ही आते हैं। टेस्ट मैनेजमेंट असेसमेंट एवलुएशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज़ हैं जहाँ से रिपीट होते हैं वो सब कुछ क्लियर कट बता दिया। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है। ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो समझने वाले हैं, थोड़े से ड्राई टॉपिक्स हैं, लेकिन आप इनको समझने के बाद, इनके कंसेप्ट्स क्लियर करने के बाद आप आराम से जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं वो आराम से हैंडल कर पाते हैं। इनमें कुछ तकरीबन कोई हर 2 स्लाइड के बाद कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो बार-बार रिपीट होने वाले हैं, वो मैं साथ-साथ बताते चलूँगा। आप लोग इन पॉइंट्स को गौर से देखें और नोट कर लें। याद रखें मैंने टीजीटी के सिलेबस से रिलेवेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और अभी तक 18 जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको मैंने अपलोड कर दिया है और रिमेनिंग जो है इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है सारी वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखें, अगर मैं ये बता दूं, मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस भी है और आप लोगों के लिए एक अक्सर स्टूडेंट जो हैं क्वेश्चन ये पूछते हैं किस कहाँ से किस तरीके से और किस टाइप के, क्या 15-15 क्वेश्चन हर टॉपिक से आएंगे, क्या 10-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से आएंगे। ये याद रखें कि जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं वो सब सेम वर्थ नहीं रखते। मैंने जो कुछ टॉपिक्स आपको बता दिया था ना, डिफरेंट पोर्शन जो है वो वहाँ से वेटेज जो है वो देंगे एपीएससी वाले। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसके अंदर इतने थ्योरीज आते हैं और उसके अंदर एमसीक्यूज़ के लिए इतना ज़्यादा मटेरियल है कि वहाँ से आराम से आपके 18 से 20 एमसीक्यूज़ वहाँ से आ सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी है, आपने उसको थ्योरीज जितने भी हैं उन सब को एक दफ़ा समझने के बाद उसके बाद जो है जितने भी 3 बुक्स जो मैंने रिकमेंड किए, इन 3 बुक्स के ऊपर जितने भी एमसीक्यूज़ हैं इनके अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी के, फॉर एग्जांपल क्रैक्स ऑफ एजुकेशन में 400 एमसीक्यूज़ हैं, क्वालिफाई गाइड में जितने एमसीक्यूज़ हैं और नजीब कारवान इल्मी की कोई भी एक बुक उठा लें, फिर उसके बाद उनमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उन सबको किसी भी आपको ऐसा लगे कि ये इर्रेलेवेंट सा है, ये कोई सिलेबस से इतना टच नहीं है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंडर आता है ना, आप उसको क्लेम कर लें। बेशक उसके उसमें रिलेवेंट हो, नहीं हो, इर्रेलेवेंट भी हो, एमसीक्यूज़ आपने किसी को भी छोड़ना नहीं है। अब रही बात, उसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि करिकुलम डेवलपमेंट है और आपका जो ब्लूम टेक्सोनोमी है, सोलो टेक्सोनोमी है, आपका जो रिसर्च टेक्निक्स इन एजुकेशन है, आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इनसे भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। 8, 9, 10, 8, 9, 10 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट
आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस के, टीजीटी के, आपने इन सब को गो थ्रू करना है। और इन सब, ये जो मैंने अभी नाम गिने ना, सारे टॉपिक्स जो हैं आपको फिंगर टिप्स में याद होने चाहिए। याद रखें, जब आप टेस्ट देंगे ना, टेस्ट के बाद आपको पता चल जाएगा, अच्छा मैं तो बहुत परेशान था, बहुत परेशान थी इन टॉपिक्स के ऊपर कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, लेकिन उससे तो इनने ज़्यादा नहीं दिया जो मैं रोज़ उसको वो करती थी, उनसे बहुत ज़्यादा दिया। सेम यही होता है कि अक्सर टेस्ट में, क्योंकि आपके ये टॉपिक्स जो मैंने अभी नाम गिना ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ही वर्थ रखते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जो मैंने ये 5 टॉपिक्स के नाम बता दिए ना, इनसे कम से कम 50, 55, 60 तक एमसीक्यूज जो हैं वो पूछेंगे। और रिमेनिंग जो 20 एमसीक्यूज हैं या 25 जो हैं, वो इन टॉपिक से पूछेंगे जो आपके एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, आपका अपना जो एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट है, इन टॉपिक्स से फिर वो कोई 20 या 25 के करीब जो रहते हैं रिमेनिंग, वो एमसीक्यूज यहाँ से पूछेंगे। अब यहाँ से किस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, कैसे पूछते हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे, सही है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन को आज हम डिस्कस करते हैं, ये है क्या और किस चीज़ को कहते हैं, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर में। अच्छा, व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर फंक्शंस ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है हम आज की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा एस्पिरेंट्स, देखें यहाँ पे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। The word administration is derived from Latin word minister, means service rendered to other for their welfare, to care or for to look after people, to manage affairs। मैं यहाँ रोक दूंगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं येलो कलर में, वो इस वजह से हाईलाइट किए हैं कि ये ही आपके एमसीक्यूज हैं। आप लोगों से यहाँ से ये पूछेंगे, नंबर 1 तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड जो है किस लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से, ये एक एमसीक्यूज याद रखिएगा। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है, तो मिनिस्टर वर्ड से ड्राइव हुआ है। फिर पूछेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है लैटिन वर्ड मिनिस्टर से ड्राइव हुआ है, इसकी मीनिंग क्या है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, सो टू लुक आफ्टर। और ये बार बार पूछे गए हैं ये एमसीक्यूज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके पेपर के हवाले से। यहाँ तक आप लोगों ने ये, जब भी आप उसको गो थ्रू करते हैं ना, टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, उस वक्त साथ साथ एमसीक्यूज जो है किस टाइप के बनते हैं, वहाँ से उन चीज़ों को बड़ा क्रिटिकली देखना है। अच्छा, the meaning itself reflects that the administrator regards himself as a servant, not that the master to look after people. Performs all the functions. It is a cooperative effort directed towards the realization of the continuously laid down objectives। ये सिंपल वे में यही कहता है कि ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, अपने आप को एक सर्वेंट, जो कि सर्व करने वाले लोग, इस तरह का वो अपने आप को फील करते हैं, समझते हैं, जो परफॉर्म करना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, लुक आफ्टर करना चाहते हैं चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को और कोऑपरेटिव एफर्ट्स को। किस चीज़ के लिए, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ जो ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट सेट किए हैं उनको अचीव करने के लिए। सिंपल कहानी ये है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन याद रखें, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इज़ इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़ एंड मेकिंग देम ऑपरेशनल। क्या मतलब, जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है ना, वो हमेशा जितनी भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंटरप्रेटिंग करती है और उसको एग्जीक्यूशन करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, जो आपके टॉप लेवल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल जितने भी लोग होते हैं, हेड्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, वो सारे जो हैं पॉलिसीज़ जो बनाते हैं और पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करते हैं और इनकी एग्जीक्यूशन में रोल प्ले करते हैं। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अब जो नेक्स्ट जो है उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिज़ायर्ड एंड्स। याद रखें, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन करती है और डायरेक्शन देती है, किस चीज़ का, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू अचीव डिज़ायर्ड गोल्स एंड्स।
हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट उसको ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करती है और उनको डायरेक्ट करती है, उनको एक डायरेक्शन दे देती है ताकि वो जो टारगेट सेट किया है उसको अचीव कर सकें। एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना वो टॉप लेवल होती है, लाजमी सी बात है, तो फिर उनके काम ही यही होगा कि पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंटरप्रेटिंग और फिर एग्जीक्यूटिंग अपडेट दोज पॉलिसीज़। अब उसमें जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए लाजमी सी बात है इनको रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। अब वो रिसोर्सेज सिर्फ मटेरियल रिसोर्स नहीं होगा, उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी हम अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वहाँ पे जितने भी टीचर्स, क्लर्कल स्टाफ, रिटर्न्स, एचएम जितने भी वो हैं वो सारे ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। आपको सिर्फ क्लासरूम एविएट्स की ज़रूरत नहीं होगी बल्कि आपको टीचर्स की भी ज़रूरत होगी। आपको उनको यानी चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एक हेडमास्टर की भी ज़रूरत होगी। आपको उसके जो अकाउंट्स सेक्शन के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए क्लर्कल स्टाफ की भी ज़रूरत होगी। ये सारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं इन सब को ऑर्गेनाइज करना और मटेरियल रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना और डायरेक्ट करना कि किस तरीके से वो करना है ताकि ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और फंक्श उसी यही जो है एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शंस हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है इस स्लाइड में दो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ये जो है ना ये डेफिनेशन इस वजह से ऐड किए हैं, याद रखिएगा आपके एमसीक्यूज़ में अक्सर औकात ऐसा होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के डेफिनेशन जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा यूज़ होने वाली डेफिनेशन जो है वो दे देते हैं ऊपर स्टेम में और नीचे नाम पूछते हैं ये किसकी डेफिनेशन है। मुझे याद है कि कर की डेफिनेशन जो है करिकुलम डेवलपमेंट की, करिकुलम की, वो कर की डेफिनेशन जो है 2018 के टीजीटी के पेपर में आई थी और नीचे ऑप्शंस में दिया हुआ था कि किसने इसको डिफ़ाइन किया हुआ, ये डेफिनेशन किसकी है। कर है, हिल्डा टावा है, डिफरेंट किस्म के नाम दिए गए थे क्योंकि कर की डेफिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वाइडली और बहुत ज़्यादा यानी कॉमनली और एक ब्रीफ से डेफिनेशन है जिसके अंदर सारी चीज़ें, सारे एक्सप्रेस को कवर किया है। सेम इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की भी डेफिनेशन जो है, ये दो जो डेफिनेशन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। आप लोग इसको क्लेम करने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। आप इसको क्या करेंगे, इनकी वर्डिंग जो है उनको जस्ट एक दो बार देख लें और उनके नाम जो है याद रखें। ये अगर डेफिनेशन वहाँ आए तो आप पिक कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, स्लाइड बहुत ज़्यादा हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स हैं और जहाँ से जो एमसीक्यूज आएगा मैं उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा और जो आप लोग खुद बाकी स्लाइड में सेंड कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप्स में। जो स्लाइड्स में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि स्लाइड बहुत ज़्यादा है, उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा। जो बाकी रिमेनिंग है जैसे कि कुछ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स हैं जिनको अप्लाई करेंगे तो आप क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब वो बेनिफिट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, आप खुद इस सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। मैं जस्ट स्लाइड को शो कर लूँगा, आप खुद उसको देख लेंगे, वरना वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा सुनने में भी। अच्छा, अभी तक हम एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस कर रहे थे, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्राइब्स एडमिनिस्ट्रेशन इज, जो अमेरिकन एसोसिएशन है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की वो कहती है कि द टोटल ऑफ द प्रोसेस थ्रू विच appropriate human and material resources are made available and made effective for accomplishing the purpose of an school organization। सिंपल वर्डिंग में वो भी यही कह रहे हैं कि जितने भी प्रोसेस हैं थ्रू अप्रोप्रिएट ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, जो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए जो उसको मेड अवेलेबल बनाते हैं, प्रोवाइड करते हैं एंड मेड इफेक्टिव फॉर एकम्प्लिशिंग, और इस काबिल बनाते हैं कि वो इसको मुकम्मल करे। किस चीज़ को मुकम्मल करे, द पर्पज़ ऑफ एन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स थे, ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको अचीव कर सकें, उनको फुलफिल कर सकें, उसको एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। सिंपल वर्डिंग में अगर मैं ये कहूँ कि जितना भी प्रोसेस जो है
ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना और उनको डायरेक्ट करना, ताकि वो उस टास्क को परफॉर्म करें, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करें और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले, उसको स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, इन एन एजुकेशनल सेटिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो रेड कलर में मैंने लिखा है ना, ये फंक्शंस हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के। और येलो में जो लिखा है वो ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। किसी एजुकेशनल सेटिंग में ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो प्लानिंग करती है, डायरेक्टिंग करती है, ऑर्गेनाइजिंग करती है एंड कंट्रोलिंग करती है। किसकी? ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज की। जो आपके ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स हैं उनकी। और क्या करती है, क्यों करती है? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली सो एज टू डायरेक्ट एक्टिविटीज टुवर्ड्स कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। उनको एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली उनका यूसेज कर ले, ताकि जो एक ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, प्री डिटरमाइन जो ऑब्जेक्टिव, लाजमी सी बात है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है तो उनके ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी पहले सेट किए हुए होते हैं, उनके टारगेट्स पहले ऑलरेडी सेट किए हुए होते हैं। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो लाजमी सी बात है हर ऑर्गेनाइजेशन में ये प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि वो ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स को ऑर्गेनाइज कर सकें, डायरेक्ट कर सकें। क्यों? efficiently and effectively so as to direct activities towards common goals and objectives, ताकि जो ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट सेट किए गए हैं उनको अचीव कर सकें। इसी को नाम स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये एक ब्रीफ डेफिनेशन है इस स्लाइड में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें उसके फंक्शन का भी जिक्र है और किस तरीके से वो रिसोर्सेज को मैनेज करेगा और कैसे एफिशिएंटली वर्ड जो है ना यहाँ पे जो यूज़ हुआ है, फॉर एग्जांपल दो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं एजुकेशन के, और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक जो है रिसोर्सेज वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करते हैं, एक जो है रिसोर्सेज का बेहद यूज़ करता है। एक जितना रिसोर्सेज उसको नीड है उसी पे ही वो पूरा आउटपुट दे देता है। तो मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जो दे देता है उसको कहते हैं एफिशिएंटली। याद रखें, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। एफिशिएंटली में आपने ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने अचीव किए हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव अचीव करना बड़ी बात नहीं है। जितने आपको रिसोर्सेज चाहिए थे ना, उसी रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें, उसको कहते हैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। और जो आपने वो किया ना उस वो बाद में आपके लिए बहुत यूज़फुल भी होना चाहिए। अच्छा, ये हैं मेजर फंक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन के। इसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, रिपोर्टिंग है एंड बजटिंग है। याद रखें ये याद रखें, यहाँ से एमसीक्यूज आएगा और बार बार आया है, बार बार पूछा गया है। मैं ये बता दूंगा कि किस टाइप का एमसीक्यूज आता है यहाँ से। इससे पहले एमसीक्यूज से पहले ये याद रखें कि मेजर फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शंस हैं ना मेन, वो ये हैं। वो प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कोऑर्डिनेटिंग करता है, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ये इसके फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे साइड में ब्लू कलर में देखें ना, POSTCORB, पोस्ट को वर्टिकली उन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। ये एक टर्म है जो बहुत ही मशहूर है। पोस्ट को ये कौन सी टर्म है? ये मेजर जो फंक्शंस है एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके इनिशियल लेटर्स जो हैं उनको मिला के ये टर्म बनी है। तो अब इसमें P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। अब वो एमसीक्यूज कैसे पूछते हैं कि द टर्म पोस्टकोप एस रेफर्स टू, एस किसको रेफर करता है? नीचे ऑप्शन देते हैं डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। तो लाजमी सी बात है एस फॉर स्टाफिंग, और ये सिर्फ एस लाजमी नहीं है। द टर्म पोस्टकोप पी रेफर्स टू, तो फिर आपने प्लानिंग कहना है, प्लानिंग पे टिक लगाओगे। द टर्म पोस्टकोप आर रेफर्स टू, रिपोर्टिंग कहेंगे। CO रेफर्स टू, कोऑर्डिनेटिंग कहेंगे। और ये बार बार पूछा गया है, इसको यहाँ से याद कर लें। पोस्टकोप टर्म आपके आनी चाहिए और जितने फंक्शंस हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन के जितने फंक्शंस हैं वो मेजर यही हैं, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए।
अच्छा, उसके बाद हम प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग मीन्स टू डिसाइड इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, कि क्या करना है। इट चार्ट्स अ कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर द फ्यूचर। याद रखें, प्लानिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप अपने फ्यूचर के बारे में जितने भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने जा रहे हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ कहाँ कब कैसे, जब ये डिसाइड करते हैं ना, वो आपकी प्लानिंग कहलाती है। याद रखें, ये एडवांस में, इसमें कोई फंक्शन, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती। इसमें जस्ट आप डिसाइड करते हैं कि क्या, कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म की जानी है। अब इसमें नीचे जो कुछ वर्ड हैं, वेयर, व्हेन, हुम, हाउ, नाउ, ये जो है ना वो क्वेश्चंस हैं जिनको एड्रेस करेंगे तो आपकी प्लानिंग जो है इसी क्वेश्चन को एड्रेस करने का नाम है। फॉर एग्जांपल, मैं एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं हाई स्कूल, मेरा स्कूल जो है हाई स्कूल था। अब मैं हायर की क्लासेस, हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस लगाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं लगाने से पहले प्लानिंग जब करूँगा ना, ये क्वेश्चन मेरे माइंड में रेज़ होंगी और डिसाइड कर लूँगा कि मैं स्कूल हायर क्लासेस जो हैं, सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस तो लगाने जा रहा हूँ, कब लगाऊँ, वेयर, क्यों लगाऊँ, व्हाई, कब लगाऊँ, व्हेन, कहाँ लगाऊँ, वेयर, हुम, कौन इसको पढ़ाएगा, फिर कौन लगाएगा, कितना मटेरियल इसको मटेरियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ होंगे, हाउ, कैसे मैं फिर इसको रन कर लूँ, कहाँ से आएगा फाइनेंशियल जो आपका बजट है, कहाँ से मैं इसको मैनेज करूँ। ये सारी प्लानिंग आप पहले करते हैं। बगैर बजट के, बगैर किसी ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स के, आप बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के, बगैर टीचर्स के आप रन नहीं कर सकते। इसीलिए आपको पहले उसकी प्लानिंग लाज़मी है। अच्छा, उसी का नाम प्लानिंग, और ये फर्स्ट फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके एडमिनिस्ट्रेशन का। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। जब आप एक दफ़ा प्लान करते हैं कि मैं ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करूँगा और ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब आप सेट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स तो उसके बाद ऑर्गेनाइज करने लगते हैं। तो it is defining roles, responsibilities, and arranging and coordinating the resources needed to successfully carry out plan. जो ऑर्गेनाइजिंग जो है ना, सेकंड आपका फंक्शन है, उसमें आप क्या करते हैं, जब प्लान करते हैं सारी एक्टिविटीज़, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजिंग में रोल्स को डिफाइन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करते हैं, अरेंजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द रिसोर्सेज नीडेड टू सक्सेसफुली कैरी आउट प्लान्स। अब आपने फाइनेंशियल जो आपका बजट है उसमें से आपने बजट को एलोकेट कर दिया कि मैं एक हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस लगाने जा रहा हूँ। अब कौन सा, कितना बजट आपके ह्यूमन रिसोर्स में लगना चाहिए, कितना बजट आपके मटेरियल रिसोर्स में लगना चाहिए, और कितना आप यानी उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में डिफरेंट किस्म की जो आप चीज़ें हैं ना उनको अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि, और रोल्स कौन, किस टीचर का क्या रोल होगा, कौन से बंदे का क्या रोल होगा, फंक्शन क्या होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसको परफॉर्म करने की, ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ डिफाइन करते हैं। इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये सेकंड मेजर फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद स्टाफिंग। याद रखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टाफिंग। आप हमेशा जब भी कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं उसके बाद उस रिसोर्सेज और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि मैं इतना ह्यूमन रिसोर्स लूँगा, इतना कैपिटल रिसोर्स होगा, वो सारी चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइजिंग में आती हैं। उसके बाद स्टाफिंग आता है। स्टाफिंग में आप ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं ना उनको हायर करने की बात होती है। पुटिंग राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन, कि कौन सा बंदा कहाँ पे मैं रखूँ, कहाँ सेलेक्ट करूँ, किसको सेलेक्ट करूँ, ये जो है मेन आपका फंक्शन है। ये क्यों, आप किसी को भी सिलेक्ट करें आपकी एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हायर सेकेंडरी स्कूल की मैं क्लासेस लगाना चाह रहा था तो मुझे टीचर्स की ज़रूरत थी। कोई भी टीचर मैं लगा दूँ, कोई भी एचएम एडमिनिस्ट्रेटर मैं सिलेक्ट कर लूँ, वो चला लेगा। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किस टीचर को मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ ना उस वक्त उनकी स्किल्स को देखूंगा ताकि वो इंश्योर करें मैक्सिमम इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंश्योर करें, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट दे सके, और वो वही बंदा दे सकता है जो एक्सपर्ट हो, जो स्किलफुल हो, और मैक्सिमम इफ़ेक्टिवनेस को इंश्योर करे, बहुत उसमें इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए। अच्छा, ये इसी वजह से स्टाफिंग, जो पुटिंग राइट पर्सन इन द राइट पोजीशन एट राइट टाइम, ये इसी वजह से कहते हैं।
आप होते तो बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं आप लोगों के लिए, आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन उसी बंदे को लेना है जो वो स्किलफुल हो, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। इसको स्टाफिंग कहते हैं। उसके बाद डायरेक्टिंग, आपने तो स्टाफिंग कर दी, सारे जो आपको लिए ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था उन सबको आपने हायर कर दिया। अब उसके बाद ये याद रखें, ये जो मैं टर्म्स यूज़ करता हूँ ना, हायर और स्टाफिंग करना, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। हायर करना, सिलेक्ट करना लोगों को, आप ह्यूमन रिसोर्स मतलब जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उसको कहते हैं। ये टर्म्स मैं इसी वजह से यूज़ करता हूँ। ये टर्म्स अगर एमसीक्यूज़ में आप लोगों से पूछे जाए तो आप लोग परेशान ना हों। ये एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के आपके टर्म्स हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स जो है ना, उनको हायर करने के बाद अब उनको डायरेक्ट करना है। बहुत सारे जो एम्प्लॉइज़ जो आपके होते हैं वो स्किलफुल तो होते हैं, लेकिन आप लोगों को जब पहले उनको हायर करते हैं तो इतने ट्रेन नहीं होते कि उनको, आप लोगों को डायरेक्शन एक सेट करनी होती है। आप उनको डायरेक्शन, हमेशा एक असिस्टेंस की ज़रूरत होती है ताकि आप लोग उनको डायरेक्शन दे दें और वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें। उसको कहते हैं डायरेक्टिंग। उसके बाद जो है नेक्स्ट फंक्शन जो है कोऑर्डिनेशन। याद रखें, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, लाजमी सी बात है वहाँ टीम वर्क, इंडिविजुअल आप आइसोलेशन में काम नहीं कर सकते। हमेशा याद रखें, हम एक एग्जांपल जो कॉमनली जानी जाती है कि अच्छा अब मैंने फाइल पुट अप की है, लेकिन बस आगे तक है, फाइल अभी पहुंची नहीं। कहाँ आगे तक? क्यों? ये एक कोऑर्डिनेशन, इन सब के बीच में जो हायर लोअर मिडिल, जो आपके मैनेजमेंट है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन लाजमी है। कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगी, आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के अचीव नहीं होंगे। क्यों? जितने भी लोग हैं वहाँ फंक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो वर्क वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़, वो सारे जो हैं सेम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पीछे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो ग्रेड वन होता है, जो एचएम होता है, जो टीचर्स होते हैं, जो जितना भी स्टाफ होता है ना, वो सारे उन सब का मकसद एक ही होता है, किसी भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का। अब उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन लाजमी है। कोऑर्डिनेशन होगी तब ही वो कामयाब हो सकते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद रिपोर्टिंग, लाजमी सी बात है। ये सब करने के बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब करने के बाद उस एडमिनिस्ट्रेटर को यानी हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। किस किस चीज़ के बारे में? फॉर एग्जांपल, प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। अगर प्रोग्रेस हो रही है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स में कोई इश्यू तो क्रिएट नहीं हुआ है। अगर क्रिएट हुआ है तो उसको रिजॉल्व कर लेगा और रीशेप कर लेगा। अगर मटेरियल रिसोर्स में कोई इश्यू तो नहीं है, ये सारी चीज़ें उसको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं होगी, उसने तो सब चीज़ें प्लान की हुई थी, उसके बाद अगर कोई इश्यू क्रिएट होगा, लाजमी सी बात है फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसकी वजह से आपके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको हर वक्त इन्फॉर्म रहना होगा अपनी प्रोग्रेस के हवाले से कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है और मज़ीद कितनी कैसी तरीके से उसको आगे एग्जीक्यूट करना है और चलाना है चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद बजटिंग, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके फंक्शंस का। इस वजह से इम्पॉर्टेंट है, आप जो फर्स्ट प्लानिंग करते हैं ना, वो भी बजटिंग को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस लगाने जा रहा हूँ और मेरे पास फंड इतना अवेलेबल है ही नहीं कि मैं टीचर्स को सैलरी दे दूँ, तो फिर मैं तो क्लासेस नहीं लगा सकूँगा। मैं उसी वक्त डिसाइड कर लूँगा कि मैंने नेक्स्ट ईयर क्लासेस लगाने हैं जब मेरे पास फंड होगा, बजट होगा और जब मेरे पास मटेरियल रिसोर्सेज जैसे कि क्लासरूम्स होंगे, एविएट्स होंगे, वाइट बोर्ड होगा, मार्कर, ये सारी चीज़ें, जितने भी फर्नीचर है, ये सारा होगा, उसके बाद मैं वो क्लासेस को रन करूँगा। मतलब क्या है, जब बजट आपके पास होगा उसी की बेस पे आप प्लानिंग करते हैं। कितना एक्सपेक्टेड इनकम आएगा, कितना एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होगा, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो मैं कह रहा था, ये कुछ ऐसी स्लाइड्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिनको पढ़ने के बाद, जिनको इम्प्लीमेंट करने के बाद ये जो हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। वो मैंने जस्ट यहाँ मेंशन कर दिया है, उनको देख लीजिएगा। मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। आगे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रिंसिपल्स हैं जनरल, वो क्या क्या होने चाहिए। वो है फर्स्ट वन, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स
याद रखें 3 मेन फंक्शंस हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो क्या-क्या हैं? अ, डेमोक्रे पहले तो एक एमसीक्यूज़ आता है, यहाँ से मैं वो बता दूँ। जो आपका एमसीक्यूज़ आता है ना, वो याद रखें कि एक एडमिनिस्ट्रेशन के कितने मेन स्टाइल्स हैं। उसमें 3 स्टाइल्स हैं। आपको डिजिट्स पूछते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन उसके मेन कितने स्टाइल्स हैं 2, 3, 4 नन ऑफ दी इस तरीके से पूछते हैं। आपने 3 कहना है। वो कौन-कौन से हैं? डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक एंड लेजिस्लेटिव। याद रखें डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेटिव भी अक्सर लोग इन वर्डिंग से भी याद कर लेते हैं और तो इसको याद रखें। अब डेमोक्रेटिक हमेशा याद रखें, वो जितने भी अपने इर्द-गिर्द लोग होते हैं, उनके ओपिनियंस, सजेशंस वगैरह को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और उनसे राय लेते हैं। जब भी किसी टाइप का इस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा ना, वो उसी बेशक उससे उसके अंडर काम कर रहा हो, लेकिन उस चीज़ में पर्टिकुलर उस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो वो उसी से राय ले लेते हैं और उसकी राय को बहुत अहमियत देते हैं। डेमोक्रेटिक और ये सारा एक म्यूचुअल शेयरिंग होती है। हमेशा याद रखें नंबर 1 तो 3 स्टाइल्स हैं। ये एक आपका एमसीक्यू, दूसरा एमसीक्यू डेमोक्रेटिक में क्या होता है उस फंक्शन में तो म्यूचुअल शेयरिंग जो होती है वो आपके ऑप्शन में रखते हैं। याद रखें डेमोक्रेटिक में म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो फिर दूसरे में क्या होता है डिक्टेटरशिप में हमेशा याद रखें वो किसी का मतलब सुनना पसंद नहीं करता, सजेशन और उसकी एडवाइस को अहमियत देता ही नहीं है। वो हर सब कुछ जो है अपने आप को समझता है और खुद जो है सब तमाम चीज़ें जो हैं खुद परफॉर्म करना चाहता है। ये ऑटोक्रेटिक जो है जिसको अथॉरिटेटिव कहते हैं, ये फैक्ट बेस्ड नहीं होता। ये अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर लेता है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। सब कुछ वो खुद करता है, जस्ट जो नीचे उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, उनको एग्ज़ीक्यूट करने की बात कर देता है कि ये इम्प्लीमेंट करो, ये परफ़ॉर्म करो। वो फिक्स बेस पे नहीं होता, जो उसके माइंड में आता है वहीं इम्प्लीमेंट करवाते जाता है। अच्छा अथॉरिटेटिव होता क्या है? अथॉरिटेटिव लेजिस्लेयर जो है अथॉरिटेटिव तो डेमोक्रेटिक वो ऑटोक्रेटिक ही हो गया, जिसको हम डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। वन मैन शो जिसे कहते हैं कि जो सब कुछ आ गया, पॉलिसी भी उसी ने बनाई, एग्ज़ीक्यूट भी उसी ने किया और सब कुछ जो है उसी के हाथ में, चाहे वो गलत हो, सही हो, ये देखता नहीं है। इन दोनों के बीच में जो है उसको लेजिस्फेयर कहते हैं, जिसमें वो नॉन इंटरफेरेंस की बेस पे होता है और ये एमसीक्यूज़ बार-बार पूछा जाता है। लेजिस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है ना, नॉन इंटरफेरेंस मीन्स वो अगर कोई आपका एम्प्लॉयी कोई इनिशिएटिव लेना चाहता है और वो पॉजिटिव और बड़ा अच्छा है, फिर भी वो उसको एक्सेप्ट करने में, उसको एग्ज़ीक्यूट करने में रिलक्टेंट फ़ील करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी कुर्सी के पीछे होता है हमेशा। वो ये चाहता है कि जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है, उसी तरीके से चलने दो। वो कोई इस तरह की स्टेप लेना नहीं चाहता। बेशक उसमें हज़ार किस्म के पॉज़िटिव पॉइंट्स हों, एक उसका नेगेटिव पॉइंट भी लगे ना कि इसमें ये भी हो सकता है, तो वो उस डर की वजह से वो कोई एक्शन लेता ही नहीं है, वो कोई इनिशिएटिव लेता ही नहीं है और हमेशा जो है इसमें क्या करेगा मतलब जो प्रीवियस पास्ट प्रैक्टिसेस थी, चल रहा है ना सिस्टम बस चलने दो और मेरी कुर्सी जो है वो बची रहे। जिस तरह पाकिस्तान की सियासत का हाल है। तो डेमोक्रेटिक में होता क्या है वी हैव टू रिकॉग्नाइज इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रिस्पेक्ट वंस पर्सनालिटी एंड एक्सटेंड कंसिडरेशन टू ऑल। मतलब हर एक को उसकी बड़ी उनकी राय की, उनके ओपिनियन, उनके सजेशन की बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। उनकी बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। किसमें? डेमोक्रेटिक लीडरशिप में। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो कोऑपरेटिव होनी चाहिए। किस उसमें जो एक एडमिनिस्ट्रेशन याद रखें ये जितने भी मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ ना, ये डेमोक्रेटिक का ही हैं। एक डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोऑपरेटिव ही होगी। ये इस वजह से उसके हैं क्योंकि पॉजिटिव सेंस में है। आपके लेजिस्लेचर और आपका जो ऑटोक्रेटिक है वो नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। तो जो जितने भी ये प्रिंसिपल्स हैं वो हम पॉजिटिव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, अच्छी एक एडमिनिस्ट्रेशन में।
तो ये सारे जो हैं इनडायरेक्टली डील करते हैं आपके डेमोक्रेटिक स्टाइल को, जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाइल है। अच्छा, कोऑपरेटिव में ये कोऑपरेशन होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज ग्रुप एक्शंस, दिस इज स्ट्रेंथ इन कोऑपरेशन एंड प्रोग्रेस रिजल्ट्स फ्रॉम कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल। लाजमी सी बात है, जब टीम वर्क होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एज अ टीम फंक्शन करते हैं, तो वो क्या होगा, उसमें वो क्या करेंगे, जब तक कोऑपरेशन नहीं होगी वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा, साइंटिफिक होना चाहिए। साइंटिफिक मीन्स फैक्ट बेस। लाजमी सी बात है, वो ऑटोक्रेटिक में क्या होता था, ऑटोक्रेटिक में वो ये नहीं देखता था कि मुझे क्या, कोई इस तरह की रिसर्च नहीं होती थी। वो सिंपली वो खुद जो है क्या करता था, जितने भी मतलब उसके माइंड में आते थे, डिसाइड करता था, डिसीजन ले लेता था और उसको इम्प्लीमेंट करता था। डेमोक्रेटिक में, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन में रिसर्च बेस फैसले होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पे डिसीजंस होते हैं और फिर उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। अच्छा, उसके बाद बेस्ड ऑन एक्सेप्टेड एजुकेशनल फिलॉसफी है, उसके मुताबिक ही उसके फंक्शन होने चाहिए। और एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिएटिव होना चाहिए, वो इनिशिएटिव ले ले, और वो डिफरेंट किस्म के क्रिएटिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन इनकरेजेस ग्रोथ। जो आप एक नई चीज़, नई स्टेप लेते हैं, जो आप एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए, और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, तो उसके लिए बहुत इनकरेज करते हैं, उसके लिए जो नई स्टेप, नई इनिशिएटिव लिया है। क्यों? वो हमेशा इनकरेज करते हैं ग्रोथ को। दूसरे जो स्टाइल्स हैं वो इसमें रिलेक्टेंट फील करते हैं, वो इस तरह का वो नहीं, बेशक ये पॉजिटिव है, बेशक इसकी वजह से ग्रोथ होती है, इनकरेज नहीं करेंगे, बल्कि उसमें आपको डिस्करेज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वही कर लें, बेशक दूसरा जो बोल रहा है वो अच्छा भी हो, उसको इनकरेज कभी नहीं करेंगे, वहीं पे उसको स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद एवेलुएट ऑन इन द लाइट ऑफ द रिजल्ट्स, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं, उसके मुताबिक उस एडमिनिस्ट्रेशन को एवेलुएट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है क्योंकि डिसिप्लिन में ये बड़ा दिखता है बाहर से, ये नहीं। आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं, उनकी बेस पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन को एवेलुएट करना होगा। अच्छा, रन पीरियड थ्रू आउट दिस सिस्टम, आप जितने भी ड्यूटीज़ असाइन, जितने भी ड्यूटीज़ होंगे, रोल्स होंगे, उन सब को आप क्लियर कट जो है लाइंस में आपने डिफाइन करना होगा कि कौन किसका क्या रोल होगा, किसकी क्या ड्यूटी होगी। वरना क्या होगा, हर कोई पता नहीं होगा उनको कि क्या ड्यूटी, ये ड्यूटी किसने परफॉर्म करनी है, ये फंक्शन किसने परफॉर्म करना है, ये एक्टिविटी किसने करनी है। एक दूसरे को समझेगा कि इसकी है, वो उसको समझेगा कि इसकी है, क्योंकि यहाँ एज टीम वर्क काम करते हैं और एज टीम मेंबर। तो आपने सारी ड्यूटीज़, रोल जो हैं आपने डिफाइन करना है। हर एक को उनका रोल और ड्यूटी का पता होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, ताकि वो उनको उसी को परफॉर्म कर सकें। अच्छा, प्रिवेंटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, लाजमी सी बात है, डेमोक्रेटिक स्टाइल जो होता है वो हमेशा अपने जितने भी स्टाफ है उसके जो मिस्टेक्स, ब्लंडर्स जो प्रीवियस करते आते हैं उनके लिए असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो उन मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ कर सके, अवॉइड कर सके। और लाजमी सी बात है, जब उसको मिनिमाइज़ और अवॉइड कर लेगा तो वो एक कंस्ट्रक्टिव होगा। और ये चाइल्ड सेंटर होता है। जो डेमोक्रेटिक होता है ना, उसमें क्या करते हैं, वो हमेशा उस बच्चे के ऊपर फोकस करते हैं। ऑटोक्रेटिक में क्या करेंगे, ऑटोक्रेटिक में तो वो बंदा तो खुद अपने आप को हमेशा प्रमोट करने की कोशिश करता था, बेशक वो सिस्टम चले न चले, ऑब्जेक्टिव अचीव हो नहीं हो, मैं हूँ, मैंने बोला है, मैंने कहा है, बस ये करना है, बेशक वो गलत हो सही हो। लेकिन डेमोक्रेटिक में वो क्या करते हैं, जितने भी फंक्शंस हैं वो चाइल्ड सेंटर, चाइल्ड की ग्रोथ जो है और डेवलपमेंट उसको मद्देनज़र रखते हैं। याद रखें, जितने भी टीचर्स होते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्स, जितने भी स्कूल्स बने हुए हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो सब इसी बच्चे के लिए ही होते हैं। हम ये देखते हैं कि उनको एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग और स्किलफुल सिटीजन जो है वो बनाए। ये हमारा मेन मकसद होता है, हमारे टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। अगर ये अचीव नहीं हो रहा तो सब कुछ जो है फिर बेकार है। अच्छा, एक लीडरशिप की जो है बेस्ट क्वालिटी, जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, वो फ्लेक्सिबल उसको होना चाहिए। जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, आप अपने आप को मोल्ड नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो आप एक बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं। आपने क्या करना है,
जो आपकी डिफरेंट किस्म की सिचुएशन क्रिएट होती हैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है, फ्लेक्सिबल होना होगा। ऐसा नहीं कि नहीं जस्ट ये, फिर वो ऑटोक्रेटिक वाला हो गया। वो किसी की मानता नहीं, वो किसी की सुनता नहीं, वो किसी के उसमें फ्लेक्सिबिलिटी शो करता नहीं, वो ऑटोक्रेटिक कहलाता है। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की ये क्वालिटी है कि उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अच्छा, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो अभी तक हमने पढ़ा कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मस्ट बी कोऑपरेटिव इन कैरेक्टर, टू बी इफेक्टिव, मस्ट बी साइंटिफिक, मस्ट बी बेस्ड ऑन accepted educational philosophy, must be creative, must evaluate in the light of results, must run parallel throughout the system, must be preventive and constructive, must be centered on child growth and development, must be flexible। अच्छा, ये कुछ स्लाइड है जो ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक के बीच में जो मेजर डिफरेंस है, ऊपर हेडिंग भी मैंने लगाई दी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी। knows how to utilize that power, does not know how to use the experience of others। ऑटोक्रेटिक जो है वो जानता नहीं कि दूसरों को किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस और उनकी नॉलेज का फ़ायदा उठाते हैं। डेमोक्रेटिक जो है उनको यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, उनके उनसे फ़ायदे लेता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं बेशक वो उसके अंडर काम क्यों ना करते हों, जो पर्टिकुलर इश्यू है उसमें उसी एक्सपर्ट्स से जो उसको जानते हैं, जो ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, उनसे मशवरे लेता है और उसको एक अहमियत देता है। ये जो हैं आप लोग, मैं स्लाइड्स यूँ चला लूँगा, आप लोग देख के एक दफ़ा रीड कर लें, खुद समझ में आ जाएगा। मैं आगे कुछ वो हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें 2-3 स्लाइड उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट के लिए ये कन्फ्यूजन रहती है कि सर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविज़न इनमें क्या डिफ़रेंस है? तो याद रखें, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिफ़रेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा पॉलिसी मेकिंग करती है, टॉप लेवल है, टॉप लेवल एक्टिविटी, और मैनेजमेंट जो है मिडिल लेवल एक्टिविटी है। टॉप लेवल एक्टिविटी हमेशा पॉलिसी मेकिंग करती है और मिडिल लेवल जो है मैनेजमेंट, वो उसको एग्जीक्यूट करती है, इम्प्लीमेंट करती है। और क्या करती है, कंसिस्ट ऑफ ऑनर्स। लाजमी सी बात है, जब ऑनर होंगे तो वो खुद पॉलिसीज़ बनाएंगे और डिफरेंट किस्म के डिसीजन लेंगे। लेकिन मैनेजमेंट क्या होती है, ग्रुप ऑफ मैनेजरियल पर्सनल्स हु यूज़ देयर स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज। याद रखें, जितने भी बैंक्स वगैरह जो हैं उसमें मैनेजर, जो हम कहते हैं ना ये मैनेजर है, ये वो क्या होते हैं, जो टॉप लेवल की अथॉरिटी होती है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, वो उनको हायर करती है। क्यों करती है? वो स्किलफुल पर्सन्स होते हैं, वो एफिशिएंटली जो चीज़ों को परफॉर्म कर देते हैं, मिनिमम इनपुट के थ्रू मैक्सिमम आउटपुट दे देते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, वो पॉलिसीज मेकिंग करती है और डिफरेंट किस्म के डिसीजन लेती हैं। अच्छा, उसमें मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क, मीनिंग, नेचर, प्रोसेस, फंक्शन, स्किल लेवल में फ़र्क क्या है? मैनेजमेंट जो है इज़ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं, थ्रू अदर्स। ये मीनिंग के हिसाब से डिफरेंस। मैनेजमेंट जो चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उनको अचीव करने के लिए जितने भी प्रोसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको परफॉर्म करती है एक अच्छी वे में, ताकि एफिशिएंटली उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स एंड पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग करती है, पॉलिसी मेकिंग करती है। अच्छा, नेचर क्या है, मैनेजमेंट इज़ एन एग्जीक्यूटिंग फंक्शन और वो क्या है, डिसीजन मेकिंग फंक्शन, ये तो मैंने बता दिया था। प्रोसेस के हवाले से मैनेजमेंट डिसाइड्स हु शुड डू इट और एंड हाउ ही शुड डू इट। मतलब प्रोसेस के हवाले से मैनेजमेंट हमेशा ये डिसाइड करती है कि कौन इसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लाजमी सी बात है, जब इन क्वेश्चंस के आंसर एड्रेस करेंगे तो एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस है, कि मतलब ये तो बहुत सारे लोग हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में कि लेकिन कौन करेगा इसको, किसको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये उस प्रोसेस की जिसमें मिनिमम इनपुट हम लेके मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। और कौन करेगा स्किलफुल, इसके लिए कौन पर्सन सुटेबल है, किसको हम इस यहाँ पर सिलेक्ट करें, हायर करें। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, कब करना है और क्या करना है वो डिसाइड करते हैं। फंक्शंस,
स्किल्स लेवल्स हैं। लेवल्स में हमेशा याद रखें, मैनेजमेंट मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप लेवल है। और स्किल्स में टेक्निकल है, मैनेजमेंट टेक्निकल, और एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल। अच्छा, ये सुपरवाइजर जो होते हैं ना, अभी जो है हमारे पास दो टर्म्स यूज़ होती हैं, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले सुपरविजन भी यूज़ होती थी और इंस्पेक्शन भी। ये डिफरेंट एराज के हवाले से हिसाब से उसने वो इनकी डिफरेंट वो हैं। सुपरविजन है क्या, मिडिल लेवल में तो हमारे पास मैनेजर्स होते थे, लेकिन जो लोअर लेवल है ना, उसमें मैनेजमेंट, उसको सुपरविजन कहते हैं, जो उनको चेक एंड बैलेंस रखता है। सुपरविजन, मैंने मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ्रेंशिएट किया था। यहाँ पे जस्ट मैं सुपरविजन को डिफाइन करूँगा, आप लोग तीनों के बीच में एक डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि किस किस चीज़ को कहते हैं। सुपरविजन हमेशा ट्रेन करता है एम्प्लॉयज़ को। याद रखें, टॉप लेवल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, जो डिसीजन मेकिंग करती थी, जो पॉलिसी मेकिंग करती थी, और फिर मैनेजमेंट मिडिल लेवल थी, जो इम्प्लीमेंट उसकी एग्जीक्यूशन करती थी। सुपरविजन जो है, सुपरवाइज़र जो हैं, वो ट्रेन करते हैं न्यू एम्प्लॉयज़ को। जितने भी न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं ना, उनकी असिस्टेंट्स, उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ट्रेन हो सके और उस चीज़ को सही से परफॉर्म कर सके। और ये हमेशा फोकस करते हैं इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ को, मतलब हर एक की इंडिविजुअल जो प्रोग्रेस है, जो परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़, उनको चेक एंड बैलेंस रखते हैं, उसी को ही सुपरविजन। आप लोगों ने देखा होगा डाउन साइड में जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें आज भी सुपरवाइज़र के नाम से हायर किए जाते हैं लोगों को। वो क्या करते हैं, वो अपने अंडर, उनके अंडर कुछ लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को चेक एंड बैलेंस रखते हैं। अगर कोई न्यू एम्प्लॉई आया है तो उनको ट्रेन करने के लिए उनको सिखाते हैं कि ये काम इस तरीके से करना होता है। और वो फोकस करते हैं हर एक इंडिविजुअल जो है उसकी परफॉर्मेंस को, कि वो सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो रहा है कि नहीं। और सेम उसके पास अथॉरिटी होती है कि अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो उसको फायर कर देते हैं। और फायर करना मीन्स उसको आउट कर देते हैं, उस जॉब से निकाल देते हैं। और उसके पास अगर अथॉरिटी नहीं है तो वो आगे रिपोर्ट करता है मैनेजर को कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है। थैंक यू ऑल। एंड करने से पहले मैं इतना बता दूंगा कि इसको सही से डिटेल में आपने गो थ्रू करना है। कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो यहाँ से जो मैंने बता दिया है कि ये एमसीक्यूज आएंगे, वो तो आएंगे ही। उसके अलावा अगर कहीं से एमसीक्यूज बनेगा ना, वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी बनते हैं। लेकिन मटेरियल ज़्यादा है ना, इस वजह से कभी डिफरेंट लैंग्वेज में वर्डिंग चेंज होती है, कुछ और पूछते हैं, कभी कुछ और पूछते हैं। वो जब आप ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे उसके बाद आराम से आप इसको हैंडल कर सकेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।